नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अनकहे जज्बात। ऋषभ पैर पटकता हुआ रूम से बाहर निकला और अपने पापा की कार में पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। मोहन और उनकी पत्नी उदास से कार में बैठे थे क्योंकि ऋषभ की प्रतिक्रिया देखकर जाने का मन नहीं था, पर बचपन के दोस्त मनीष ने अपने बर्थडे पर सपरिवार बुलाया था। ऋषभ ने जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था तो मोहन को गुस्सा आ गया था। उनकी पत्नी नमिता ने बेटे को समझाया था, तुम्हें जाना चाहिए ऋषभ, ऐसे मिलने जुलने से अच्छा लगता है। आजकल कौन किसको बुलाता है, और तुम्हारे पापा के कौन से बहुत दोस्त हैं। मनीष जी का अभी तो मुंबई ट्रांसफर हुआ है, तुम्हारे पापा कितने खुश हैं उनके आने पर। ऋषभ गुर्राया, तो आप लोग एंजॉय करो ना, किसने रोका है। मैं कहीं अपने दोस्तों में जाता हूँ तो इतने सवाल पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसके साथ जा रहे हो। अब अपने दोस्त के घर जाने पर इतनी खुशी हो रही है तो मेरे जाने पर इतने सवाल क्यों। मैं सबसे ज्यादा किस बात से परेशान हूँ आपको पता है, उनकी माइक्रो मैनेजमेंट की इस आदत से। ऑफिस में बॉस, घर में पापा। अब तीनों जा तो रहे थे पर कार में जो अजीब सा सन्नाटा था वो तीनों के दिल को जला रहा था। नमिता ने कई बार बात करने की कोशिश की भी तो ऋषभ ने ऐसा जवाब दिया कि उसका दिल रो उठा। मोहन कार चलाते हुए अलग गुस्सा थे कि ऋषभ उनके हर सवाल का जवाब उल्टा ही क्यों देता है। अगर वे उसकी चिंता करते हैं, वो कहाँ है, किसके साथ है, पूछने का हक क्यों नहीं है उन्हें। पिता है वे। रास्ता तनाव में ही बीता। मनीष, उनकी पत्नी गीता और उनकी बेटी निशा ने उनका दिल से स्वागत किया। बनारस में काफी साल पहले दोनों दोस्तों का बचपन साथ ही बीता था। अब मुद्दतों बाद मिले तो दोनों की आंखें भर आईं। निशा ऋषभ की ही हम उम्र थी। उसने दिल्ली में हाल ही में जॉब ज्वाइन किया था। वो भी मनीष के बर्थडे के लिए आई थी। ऋषभ से वो खुशदिली से मिली। ऋषभ भी परिचय के बाद मुस्कुराया तो नमिता ने चैन की सांस ली। मोहन ने मनीष के लिए लाया गिफ्ट दिया। तभी मनीष के एक और सहयोगी राजीव, उनकी पत्नी और उनकी बेटी काजल भी पहुंचे। सबका आपस में परिचय हुआ। थोड़ी देर बाद मनीष के पड़ोस में रहने वाली रश्मि, जो निशा की फ्रेंड बन चुकी थी, वो भी आ गई। उसे निशा ने बुलाया था। अब एक रूम में बच्चे बैठ गए, एक में बड़े। सबकी बातों का पिटारा खुल गया था। बीच बीच में गीता दोनों रूम में निशा की मदद से सभी मेहमानों को खाने की चीजें सर्व करती रही। युवा बच्चों की बातों के विषय अलग ही होते हैं। कॉलेज, ऑफिस, मूवीज, म्यूजिक के बाद बात पेरेंट्स पर आ गई। ऋषभ 3 लड़कियों के बीच अब तक काफी खुल चुका था। ये जनरेशन दोस्ती में लड़का लड़की का भेदभाव नहीं रखती। ये इस पीढ़ी की खासियत है। ऋषभ अब भुनभुना रहा था, तुम लोग तो लड़कियां हो, पापा तो मेरे पीछे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे मैं उन्हें बताए बिना कहीं चला गया तो मुझे कोई उठाकर ले जाएगा। कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ऑफिस में ये क्यों नहीं कहा। बॉस से ऐसी बातें करनी थी, हद होती है माइक्रो मैनेजमेंट की। इतने सवाल तो मेरा बॉस भी नहीं पूछता मुझसे, मैं तो अब उनसे कम ही बात करता हूँ। निशा हंस पड़ी, वाह, तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, अकेली सब मैनेज कर लेती हूँ, आराम से चैन से रहती हूँ, पर पापा वहां भी फोन करके रोज पूछते हैं कि बेटा घर पहुंच गई ना, रात में बाहर तो नहीं हो। एक दिन गलती से बोल दिया कि मूवी देखने आई हूँ फ्रेंड्स के साथ, 12 बजे तक पहुंच जाऊंगी। क्या बताऊं, पापा ने हद कर दी। जब तक घर नहीं पहुंची फोन पर ऑनलाइन ही थे, सोए भी नहीं थे। और यहाँ आई हूँ तो यहाँ तो सवाल ही खत्म नहीं होते। इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ पापा को कि आप भी चैन से जियो और मुझे भी जीने दो, पर कोई फायदा नहीं। बेकार के सवाल, बेकार की चिंता में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। थैंक गॉड मम्मी कूल हैं, उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वे समझ जाती हैं। निशा ने काजल से हंसते हुए पूछा, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ पेरेंट्स का माइक्रो मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, मम्मी या पापा, किसे आदत है हर समय सवाल पूछने की। काजल जोर से हंसी, हम सब तो एक ही कश्ती में सवार हैं, मतलब हम सबकी प्रॉब्लम एक ही है, पेरेंट्स की माइक्रो मैनेजमेंट की आदत। क्यों इनकी लाइफ में बस हमारी ही बातें हैं। मैं तो घर में बचती घूमती हूँ दोनों से, छोटी बहन घर में ज्यादा रहती है, वो फंस जाती है। कहकर काजल हंस पड़ी। ऋषभ ने बोला, इसका मतलब सारा लोड बेचारी उसी पर है, और सभी खिलखिला पड़े। इस सारी बातचीत के दौरान रश्मि बस हाँ हूं ही करती रही थी। काजल ने आखिर पूछ ही लिया, रश्मि तुमने तो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। रश्मि के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर कहना शुरू किया,
तुम सब नए दोस्तों से मिलकर मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त कम ही हैं, हमारे घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही हैं। बचपन में ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी। आज तुम लोगों की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे अफसोस हुआ कि तुम लोग अपने पापा का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ मैं तरसती रह गई कि काश मेरे भी पापा होते, मुझसे दसियों बातें करते, हजारों सवाल पूछते। मैं कहीं जाती तो मेरी चिंता करते। मेरी मम्मी जॉब करती हैं, उनके पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं बचती कि हर समय मेरे बारे में सोचें। वे कुछ गुस्सैल और आत्मकेंद्रित भी हैं। मुझे तो लग रहा है कि तुम सब लोग कितने लकी हो। अभी मैं यहाँ हूँ, मेरी मम्मी को पता भी नहीं, और वे जब तक अपने काम से फ्री नहीं होंगी तब तक उन्हें ध्यान भी नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ। तुम लोगों को आसानी से जो मिल गया है उसकी कदर नहीं कर रहे हो। एक पिता के बिना जिंदगी क्या होती है तुम्हें नहीं मालूम। रश्मि का स्वर रूंध गया। वे लोग तुम लोगों की चिंता करते हैं तभी तो इतने सवाल पूछते हैं। एक पिता की सुरक्षा, स्नेह भरे हाथ को तुम लोग माइक्रो मैनेजमेंट कह रहे हो। उन्होंने तुम्हें जीवन की हर सुख सुविधा दी। आज तुम बड़े हो गए तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। उन्हें फिर क्या मिल गया इतने साल अपने जीवन के रात दिन तुम्हें देकर? क्या तुम लोग जैसी ही होती हैं वे संतानें जिनके कारण वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं? निशा, तुम दिल्ली जैसे शहर में रात को बाहर रहोगी तो किस पिता को चिंता नहीं होगी? तुम्हारी चिंता में वे जागते रहे, उनका क्या फायदा हो रहा था? उल्टा उनकी तो हेल्थ पर ही असर हो रहा होगा ना। ऋषभ, तुम्हें अंकल लड़कियों की तरह चिंता कर सवाल पूछते रहते हैं। सोचो उनका मन तुम्हारे लिए कितना चिंतित है, और ये सवाल कई बार बात करने के बहाने भी होते हैं। क्या ये पता है तुम्हें? मैं घर में तरस कर रह जाती हूँ कि कोई हो जो मुझसे कुछ तो पूछे। ऋषभ, निशा और काजल दम साधे रश्मि की गंभीर उदास आवाज में खोए थे। रश्मि ने फिर कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, किसी भी पिता का अपमान सह नहीं पाती। पिता के बिना जीवन बिताया है, इसलिए जानती हूँ कि पिता की कमी का दुख क्या होता है। कोई लाड़ उठाने वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम सुनने वाला नहीं। तुम लोग रिस्पेक्ट दो अपने पापा को प्लीज। जब सब जरूरतें पूरी हो चुकी तो उनका अपमान मत करो प्लीज। उन तीनों के चेहरे शर्मिंदगी से भर गए थे। तीनों चुप बैठे थे। रश्मि की बातों ने बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरे कमरे में बड़े अपनी महफिल में व्यस्त थे। राजनीति, मौसम, परिवार, नौकरी के बाद आजकल के बच्चों के व्यवहार पर बात आकर रुक गई। मोहन का चेहरा उदास हो गया। मनीष ने टोका, मुंह क्यों लटक गया तेरा? एक ठंडी सांस भरकर मोहन ने और कहा, बच्चों का तो बात करने का मन ही नहीं होता। उन्हें अब कुछ कह नहीं सकते, कुछ पूछने पर गुर्राते हैं। राजीव ने भी कहा, पता नहीं कैसी हवा चल रही है। बड़ों की हर बात बुरी लगती है इन्हें, हर बात पर चिढ़ जाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहना क्या स्वाभाविक नहीं है? मोहन ने कहा, ऋषभ के चारों तरफ ही सोचता रहा हमेशा, उसे कोई तकलीफ ना हो कभी, यही कोशिश रही। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए कुछ गलती आप लोगों की भी है। आप उन्हें बहुत बांध कर रखना चाहते हैं। उन्हें कुछ स्पेस की जरूरत रहती है जो आप देते नहीं, और बात बिगड़ जाती है। मोहन भाई साहब, मुझे मनीष ने आपके परिवार की स्थिति बताई है। आपको घर में इतना संरक्षण नहीं मिला तो आपने सोचा होगा जो मुझे नहीं मिला मैं अपने बेटे को दूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब आपने उसके चारों तरफ जो अपने प्यार और सुरक्षा का घेरा कस रखा है उसे थोड़ा ढीला कीजिए। ये आज के बच्चे हैं, आपने उन्हें पढ़ा लिखा दिया बहुत है। अब उन्हें बाकी काम अपनी मर्जी से करने दीजिए। उन्हें कोई जरूरत होगी तो वे आपके पास ही आएंगे। अपने सवाल कुछ कम कीजिए। नमिता ने भी सहमति जताई। हाँ ठीक कहा गीता, मोहन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, चिढ़ जाता है ऋषभ इतने सवालों से। कई बार वो भी गलत होता है, पर बहुत ज्यादा टोका टाकी आज के बच्चे भला कहाँ पसंद करेंगे। गीता ने कहा, हाँ पता है। फिर होता क्या है कि निशा मुझे दिल्ली से सब बता देती है कि वो कहाँ है, और बोलती है कि पापा को नहीं बताना, क्योंकि मुंबई में बैठकर वे अलग तरह से सोचते हैं और मेरा दिल्ली का जॉब और बाकी रूटीन उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। अकेली रहती हूँ, सब मैनेज कर रही हूँ, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान है मुझे, बस पापा को समझाना मुश्किल है। आप समझ जाती हैं, इसलिए आपको सब पता है ही कि मैं कहाँ हूँ। अब बताओ, बच्चों को किसी पेरेंट से छुपाना क्यों पड़े? क्यों वो मुझे सब बता देती है और इनसे न बताने के लिए कहती है? मतलब माँ बेटी मिली हुई हैं, कहकर मनीष मुस्कुराए। राजीव हंस दिए। लो देखो, हम पिता तो विलेन बनकर रह गए। भाई क्या सच में हमें ही सुधरना है? मनीष ने कहा। देख मोहन, तू अपने जीवन की बीत चुकी बातों को एक किनारे रख दे। तेरे शराबी पिता और मतलबी रिश्तेदारों के अनुभवों का बोझ तू ऋषभ के ऊपर डाल।
हर समय उसके सिर पर सवार मत रह। मुझे तो वो बहुत समझदार लगा। जीने दे उसे, गलती करेगा तो खुद समझ आ जाएगी। जो समय सिखाता है उसे कोई और नहीं सिखा सकता। शायद हम सबको ये समझ ही लेना चाहिए कि बच्चों को जब स्नेह एक बंधन लगने लगे तो उन्हें कुछ आजाद होकर जीने का हक दिया ही जाए। सबने सहमति में गर्दन हिला दी। आरती ने कहा, और सालों पहले का अपना जमाना भी तो याद करें हम। क्या हमें बेवजह पेरेंट्स की टोका टाकी अच्छी लगती थी? क्या हम नहीं चाहते थे कि उन्मुक्त रूप से जिए? इतने में निशा कमरे में आई। पूछा, मम्मा सबके लिए चाय बना लूं? हाँ बेटा। गीता को बेटी से ऐसे पूछना अच्छा लगा। किचन से बच्चों की आवाजें आने लगी। सब साथ ही थे। सब बड़ों को बच्चों के कह कहे अच्छे लग रहे थे। अचानक माहौल बदल गया था। रश्मि ट्रे उठाए बड़ों के कमरे में ही चली आई। मेरा आप सबके साथ ही बैठकर चाय पीने का मन है। हम आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं ना? अरे नेकी और पूछ पूछ, आओ आओ, मनीष ने कहा। बड़े दोस्ताना से माहौल में चाय पी गई। दोनों पीढ़ियों के मन का बोझ आपस में बातें करके कम हो गया था। रश्मि ने कहा, आप लोग जब भी निशा के घर आए मुझे जरूर बताना। मैं आप सबसे फिर मिलते रहना चाहती हूँ। ऋषभ ने कहा, बिल्कुल, अब तो हमारे पास सबके फोन नंबर हैं ही, हम बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे। मोहन ने कुछ हैरानी से ऋषभ को देखा। कहा, तुम आओगे हमारे साथ? तुम तो आज ही गुस्से में आए थे। ऋषभ शरारत से मुस्कुराया। ये मैंने कब कहा कि आपके साथ ही आऊंगा तो मिलूंगा? हम तो कभी भी कहीं भी मिल लेंगे। क्यों दोस्तों? मोहन ने जोरदार ठहाका लगाया। बहुत अच्छा, जहां मन हो वहां मिलना। ऋषभ आज पिता की इस हंसी पर बड़ा खुश हुआ। उसने रश्मि को आंखों ही आंखों में थैंक्स कहा। रश्मि मुस्कुरा दी। फिर जल्दी जल्दी मिलते रहने के वादे के साथ सब अपने अपने घर की ओर चल पड़े। वापसी के सफर में नमिता को दृश्य पूरी तरह बदला हुआ लगा। ऋषभ ने आगे बैठने की जिद की थी, जिससे वो अपनी पसंद के गाने लगाकर सुनता हुआ जाए और साथ साथ पापा से भी बातें कर सके। मोहन के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। सब कुछ बदला हुआ था। सबने आज बातों ही बातों में बहुत कुछ सीखा और महसूस कर लिया था। नमिता को आज यही लगा था कि कितना जरूरी होता है आपस में बैठकर सुख दुख बांटना, जो दुर्भाग्यवश आज के जीवन में घटता जा रहा है। ऋषभ मन ही मन रश्मि को याद कर रहा था, जिसने उसे बताया था कि पिता की चिंता माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, ये उनका प्यार, उनकी फिक्र है और वो उन्हें पाकर गर्व महसूस करेगा। उनके सवालों पर कभी नाराज नहीं होगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।